कल क्या डिस्कस किया था सर? आओ इधर आओ। चलेगा? अच्छा देखो जगह नहीं मिल रही है आपको। वही सर बैठो यार। नहीं नहीं, I'll make you sit right here. There is a lot of space over here. बेटी का पीछे आपके पास। I need to change the place permanent. ठीक है, आ जाओ। Let us revise फटाफट। सो सबसे बेसिक हमारा रिवीजन क्या रहा था कल हम लोगों ने ना 3 डॉक्ट्रिन्स के बारे में पढ़ा था, राइट? सो विच वाज डॉक्ट्रिन नंबर 1? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सेकंड जो हम लोगों ने डॉक्ट्रिन पढ़ा था दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टेड नोटिस। तीसरा हम लोगों ने जो थोड़ा सा डॉक्ट्रिन पढ़ने की कोशिश की थी दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो आज अपन क्या करते हैं ना, थोड़ा सा फटाफट मैं एक बार आपको ये क्विकली बता देता हूँ क्योंकि इसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आना भी एक्सपेक्टेड है। इसके मैं केस स्टडीज भी आपको लिखवाता हूँ आज, ठीक है? एक और काम करेंगे आज अपना पॉसिबली ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, राइट? क्योंकि मैं हाँ इंडोर मैनेजमेंट का ही बचा है ना, और क्या बचा है अपना? मेरे ख्याल से इंडोर मैनेजमेंट एक हो जाएगा। उसके बाद ना थोड़ा सा आप मेरे को बताओ कि अपने को कैसे आगे बढ़ना है। आप बोलो तो अपन LLP से भी आगे बढ़ सकते हैं, आप बोलो तो अपन सेल ऑफ गुड्स से भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना कंपनीज एक्ट थोड़ा बोर हो गया है। अभी थोड़ा सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग अपन करेंगे। उसमें थोड़ा मजा आएगा। चलो ठीक है, एक बार फटाफट बता दो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन मींस प्रिंसिपल्स। एज फार एज अल्ट्रा वायरस इज कंसर्न, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। वायरस का मतलब क्या होता है? सो ये डॉक्ट्रिन, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज है, राइट, आप उसके परे नहीं जा सकते हो, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो। अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको परमिट नहीं करता है तो उस सिचुएशन में आपका किया हुआ एक्ट क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में आपका किया हुआ एक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, राइट? उसको लॉ के नजर में कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, लॉ का उसको कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है? हम लोगों ने 3 सिचुएशंस को एनालिसिस करने की कोशिश की थी। पहले तो हम लोगों ने वो देखा था कि अगर डायरेक्टर से कुछ अथॉरिटी एक्सीड हो जाती है तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, जो कि हमारा इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको भी अगर कभी कभी हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं तो उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपके साथ मेमोरेंडम की बात करता हूँ, यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी का मतलब है यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। इवन इफ अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स आके इस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करें, इवन इफ अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स आके इसको करेक्ट करने की कोशिश करें ना, तो भी आपका किया हुआ एक्ट क्या होगा? कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बेसिकली किसके साथ डील करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ डील करता है। जब थोड़ा सा हम लोग और आगे गए तो इसके अंदर हम लोगों ने एक केस लॉ के बारे में पढ़ा था। वो केस लॉ कौन सा था, बता सकते हो क्या? Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie. It is expected, it is 110% expected from you कि जब कभी आप डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में आप अपना एग्जाम में रेफरेंस दोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का केस इस केस के रेफरेंस के बिना अधूरा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये केस में अपन ने शॉर्ट में क्या डिस्कस किया था कि एशबेरी नाम की बेसिकली एक कंपनी है जिसका मेन क्लॉज के अंदर, जिसका ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेन बिजनेस क्या लिखा था कि हम लोग क्या करेंगे, ये बोगीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, मालगाड़ी के डब्बे को बनाएंगे, इसको बेचेंगे, इसको हायर पे देंगे, किराए पे देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की चुल्लू पुल्लू थोड़ी बहुत काम थी। सो रिची से बेसिकली हम लोगों ने पैसे लिए थे फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन बेल्जियम के अंदर, जिसका हमारे एमओए के अंदर कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे रिची ने केस फाइल किया ये बोल के कि सर हमने जो आपको पैसा दिया है या जो आपने हाथ में काम लिया हुआ है उसको फटाफट निपटाओ। अच्छा अगर नहीं कर रहे हो तो फटाफट बेसिकली आप मेरे को मेरे पैसे वापस देके बात को खत्म कर दो। तो यहाँ पे एशब्यूरी क्या बोलती है कि सर हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर इसका कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर इसका कहीं पे भी रेफरेंस है ही नहीं तो हम लोग आइडियली आपसे पैसे ले ही नहीं सकते, आप हमको पैसे दे ही नहीं सकते। एवरीथिंग विच इज डन इज अल्ट्रा वायरस और हमारे बीच का जो आपस का कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड है, राइट?
जब कोर्ट में बात गई थी तो कोर्ट ने भी बेसिकली यही बात बताया था, एंड वहां से लेकर बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, एक और चीज़ हम लोगों ने कल बेसिकली समझने की कोशिश की थी कि जब हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में पढ़ रहे थे तो एक सेक्शन है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज सेक्शन 399। So as far as section 399 is concerned, we are aware कि आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, द मोमेंट आप उसको आरओसी के पास फाइल करते हो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट बनने के कारण इट इज इजीली एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ अस। आप चाहे तो आप भी उसको निकाल सकते हो, मैं चाहे तो मैं भी निकाल सकता हूँ ऑन पेमेंट ऑफ सम प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, सो आइडियली जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन, आई मीन टू से एनी आउटसाइडर पर्सन, इफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, इट इज प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड का मतलब अपन ने कल डिस्कस किया था, ऐसा माना जाएगा कि आपने कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ा है, हालांकि सिर्फ पढ़ा ही नहीं है लेकिन एमओए और एओए के प्रोविजंस को आपने समझा भी है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सेक्शन 399 अपने को ये बोलता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी अपने को यही बताता है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर्स से। हम लोगों ने कल इसका थोड़ा सा रेफरेंस लेने के बाद हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की तरफ गए थे, राइट? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्कस करके इसके एक्सेप्शंस को आज डिस्कस करके अपन क्लोज करेंगे। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर, इंडोर का मतलब क्या होता है? दरवाजे के अंदर। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? ये चीज थोड़ा सा माइनर है, केस स्टडी आपको कंफ्यूज करेगा, समझना इसको अच्छे से। मान के चलो मैं एक आउटसाइडर हूँ, ठीक है? मैं किसी कंपनी के साथ यहाँ पे डील कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के डॉक्ट्रिन के हिसाब से मेरे को ये पता होना चाहिए कि कंपनी के एमओए के अंदर और कंपनी के एओए के अंदर क्या लिखा है। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। ये मैं समझ सकता हूँ कि आप कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आउटसाइडर को क्या कर रहे हो, थोड़ा सा लाइबल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपके साथ यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ना, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत जो प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप कंपनी के ऑफिसर हो, अगर आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, अगर आप कंपनी के कोई भी पर्सन हो, राइट, सो इट इज योर ड्यूटी टू इंश्योर दैट आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो लिखा है आपने उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि ये चेक करना कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं आपसे शेयर सर्टिफिकेट लेने आ रहा हूँ, तो जब मैं आपसे शेयर सर्टिफिकेट लेने आऊंगा, मेरे को पता है कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है कि इसमें 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। तो जब मैं आपसे सर्टिफिकेट लेने आ रहा हूँ, उस पे ऊपर अगर मेरे को 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर दिखता है ना, तो आई कैन बेसिकली अश्योर कि हाँ बॉस ठीक है, आपने सारा बाकी का प्रोसेस अंदर करके लिया है। लेकिन मेरे को ये नहीं देखना है कि आपने जेन्युइनली उसके सिग्नेचर्स लिए है कि नहीं लिया है। दिस कैन अगेन कॉज अ कंफ्यूजन, राइट? इसके जब आप एक्सेप्शंस देखोगे ना, तो एक्सेप्शंस में थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा, लेकिन एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, राइट? इतना चीज समझ के लेना कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वायरस ये बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि आपको एओए का खबर होना चाहिए। एओए का मेरे को खबर है, लेकिन उसी एओए के तहत अगर आपको एज अ कंपनी का ऑफिसर अगर कुछ प्रोसेस फॉलो करना है, आपने वो प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये चेक करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि कंपनी के इंटरनल पर्सन आप हो, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको बाउंड करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है टू एंश्योर दैट द कंप्लायंस हैज बीन डन। समझ में आ रहा है कि मैं आपके साथ यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? ये ना एक सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके मेरी बात अच्छे से समझ लो। इसके ऊपर केस स्टडी एग्जाम में बन सकता है, सीधा सीधा केस स्टडी नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। आई होप कि सीधा केस स्टडी नहीं आना चाहिए, ताकि आपको भी समझना चाहिए कि ये प्रोविजन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आ जाओ अपन ये केस स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना ये केस के बारे में किसके बात किया है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कुएन करके ये एक केस है। सो जब रिमेंबर, जब आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का केस का क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा एशबरी के एग्जांपल देंगे, एंड जब अपने को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा, हमारे इसके अंदर रॉयल ब्रिटिश बैंक का रेफरेंस होना ही चाहिए, इसके बिना हमारा आंसर अधूरा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सो रॉयल ब्रिटिश बैंक के अंदर इन लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो भी पर्सन है, राइट, जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपके प्रोविजंस के अंदर क्या लिखा है। सीधी सीधी बात है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात कर रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और साइड में क्या करके रखा है कि दे आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम। देखना मेरी बात, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखा है और वो जो आपने प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर मैं आउटसाइडर हूं तो मैं ऐसे मान के चलूंगा कि अगर मेरा काम हो रहा है मतलब आपने वो प्रोसेस फॉलो किया है।
अच्छा, वो प्रोसेस जेन्युइनली आपने फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये आपके दरवाजे के अंदर की बात है, इसमें मैं यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं ले सकता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसका आपको देखना है। मेरे को अगर मेरे तरीके से पूरा कुछ सब कुछ सही मिला है तो बेसिकली मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ एंड आई कैन मेक यू लायबल। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है और इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। सर हमको ये याद कैसे रहेगा, एक सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको। कंस्ट्रक्टिव कैसे चालू होता है, सी से चालू होता है, कंपनी किससे चालू होता है, सी से चालू होता है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करेगा, कंपनी को, और बाकी का जो अदरवाइज है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पे इतना एक अपना दिमाग लगा के रखना, राइट। अच्छा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइन के अंदर क्या डिस्कस हुआ था ना, उसके बारे में थोड़ा सा एक एक करके डिस्कस करता हूँ मैं। इसके अंदर क्या हुआ ना, रॉयल ब्रिटिश बैंक बेसिकली एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी होने के नाते इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक चीज लिखी हुई है, वो चीज क्या लिखा हुआ है कि आप यानी कंपनी के डायरेक्टर क्या कर सकते हो, पैसे मांग सकते हो। किससे पैसे मांग सकते हो, जो भी आउटसाइडर है। बस एक शर्त है कि आप जब भी पैसे मांगेंगे ना, आपको इतना इंश्योर करना है कि आपने एक रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है। सो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने क्या किया, टर्कवाइन नाम के एक इन्वेस्टर से पैसे मांगे, राइट, बॉन्ड के फॉर्म में पैसे मांगे। बॉन्ड का मतलब यहाँ पे डेट होता है, डेट के फॉर्म में इन लोगों ने पैसे मांगे। टर्कवाइन ने क्या किया, टर्कवाइन को पता था बेसिकली यहाँ पे पैसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना। टर्कवाइन की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, तो उसको इतना पता था कि बेसिकली अपने को इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करना है, जो भी कंपनी का इंटरनल पर्सन है। अब आप मेरे को बताओ, इंटरनल प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे या नहीं भी करेंगे, उसमें टर्कवाइन का यहाँ पे कोई लेना देना है क्या, नहीं। आपने मेरे को क्या बोला कि बॉस मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को कंपनी के रॉयल ब्रिटिश बैंक को पैसा देना है तो मैं दे सकता हूँ क्या, एब्सोल्युटली यस। लेकिन मेरे को सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि आई एम प्रिज्यूम्ड कि मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट पढ़े। अच्छा, उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर कुछ प्रोसेस लिखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को पैसा लेने से पहले मैनेजिंग डायरेक्टर को पूछना पड़ेगा, उसने मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा कि नहीं पूछा है, वो मेरा काम नहीं है। दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू से टू अस। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू प्रोसेस व्हिच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आई एम नॉट सपोज्ड टू चेक वेदर दैट प्रोसेस हैज बीन फॉलोड और नॉट फॉलोड। मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि बॉस मेरा काम बन रहा है, यस, आर्टिकल अलाउ कर रहा है, यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर रहा है, मैं बिंदास जाके कंपनी को ठोक सकता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है कि जो भी ऊपर जनरल रूल है, ये जनरल रूल कब कब अप्लाई नहीं हो सकता है। अपने दिमाग में ये चीज चालू रखना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कंपनी को। इंडर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आउटसाइडर को। सबसे पहला एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है कि आउटसाइडर को पूरा नॉलेज है इरेगुलरिटी का। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेरे को क्या बोलना है आपको कि मान के चलो देयर इज वन डायरेक्टर, सीधी बात करता हूं मैं आपके साथ। मान के चलो आप भी डायरेक्टर हो, मैं भी डायरेक्टर हूं, ये भी डायरेक्टर है, हम 3 लोग कंपनी के डायरेक्टर हैं। हमारे कंपनी के डायरेक्टर के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है कि एक डायरेक्टर पैसा मांग सकता है। कितना पैसा मांग सकता है, 1000 रुपए तक का पैसा मांग सकता है। सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सो अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे को पता होगा कि किसको पैसा दे सकते हैं, किसको पैसा नहीं दे सकते, राइट। इन दोनों ने आपस में मिलकर मेरे को क्या बोला, सर हमारे कंपनी को ना 3500 की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 3500 की जरूरत है। मैंने इनको क्या किया, मेरे को पता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली लिमिट कितना है, 1000 रुपए का है, लेकिन मैं इनको कितना पैसा दे रहा हूँ, 3500 रुपए है। और आगे जाके अगर ये लोग मेरे को मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या मैं बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का रेफरेंस देके कोर्ट में जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, नहीं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो मैं बाहर वाला कोई पर्सन हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि ये 3 लोग कंपनी के डायरेक्टर्स है। मेरे को ये भी पता है कि ये मैडम परचेज की है, ये मैडम सेल्स की है और ये मैडम फाइनेंस का काम देखती है, राइट। आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना है कि अगर आपको कोई भी ऑर्डर लेना है तो आपके फाइनेंस वाले पर्सन से आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। मैं जैसे ही कंपनी में जाता हूँ, मैं ये मैडम के लिए पूछता हूँ तो दे बोता टेलिंग कि नहीं मैडम तो बाहर गई है। मैंने बोला ठीक है ना, आप भी डायरेक्टर है, मैडम भी डायरेक्टर है, आप मेरे को कंफर्मेशन दे दो। इन्होंने मेरे को बोला चलो ठीक है सर, आपको कंफर्मेशन दे दिया। इनके कंफर्मेशन देने के बाद मैंने इनको 50 लाख रुपए हाथ में दिया कि मैडम आप मेरा ऑर्डर डिलीवर करके देना। जैसे ही ये मैडम आती है वापस, ये मैडम ने बोला कि नहीं ये बंदे को मेरे को डॉक्यूमेंट देना ही नहीं था, ये बंदे को मेरे को सामान बेचना ही नहीं था। तो क्या इस केस में अगर मेरे 50 लाख रुपए ये लोग उड़ा देते हैं तो क्या मैं कंपनी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ले सकता हूँ, क्या नहीं ले सकता हूँ। सीधी बात है। क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत ये चीजें होनी चाहिए थी, और उसके बावजूद अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो दिस इज वेरी रॉन्ग। एक और मैं आपको चीज बताता हूँ।
मान के चलो जब जब मैं ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा दिमाग घूरता है, इधर उधर जाके मैं टक्कर मारता हूँ, साला पड़ा रहता हूँ रोड पे, दिस इज नॉट डन। उसके बाद भी अगर मैं ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा हूँ तो इसमें गलती किसकी है? मेरी है। मेरे को मालूम है सामने आग जल रहा है, आग के अंदर हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल के पूरा जल जाएगा, राइट? उसके बाद भी अगर मैं हाथ डाल रहा हूँ तो इसमें गलती किसकी है? मेरी है। सो इस केस में मैं कंपनी को क्या कर सकता हूँ? लाइबल नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सर काय चाल रहा है, काय बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज प्रोटेक्टिंग टू whom? कंपनी। इंडोर मैनेजमेंट इज प्रोटेक्टिंग टू whom? आउटसाइडर। लेकिन आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगर उसको पता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ कर रहे हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि ये मैडम के सिवा काम नहीं चलेगा, लेकिन ये मैडम ने मेरे को साइन करके दे दिया, बोला सर चलेगा आप जाओ बिंदास। मेरे को पता था इसका साइन चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये प्रोविजन को इग्नोर करके अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पे पहला एक्सेप्शन बोलता है कि सर हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, सॉरी, भले ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन प्लेस में है, वी कैन नॉट गिव यू प्रोटेक्शन। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? सेकंड प्रोविजन देखो यहाँ पे क्या है, नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। क्या लगता है क्या है इसका मतलब? नो नॉलेज, व्हाट डू यू थिंक? नो नॉलेज तो ये क्या है, अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छा, मैं अगर आपके कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ, मेरे को अगर आपके एमओए और एओए का नॉलेज नहीं है तो इसमें गलती किसकी है? तो आपको नहीं लगेगा सेक्शन 399 बीच में आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बीच में आएगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? तुमने देखा है, नहीं देखा है, समझा है, नहीं समझा है, हम ऐसे प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने पढ़ा भी है और आपने समझा भी है। तो आपको नहीं लगता है नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आउटसाइडर ने एमओए और एओए पढ़ा है, और इस डॉक्ट्रिन के एक्सेप्शन के तहत प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है? आउटसाइडर को। तो यहाँ पे बोल रहा है नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम, यानी ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन में है। आप समझना मेरी बात को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, रामा कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रूफ 10, ठीक है? इसमें टी नाम का एक बंदा था। टी नाम के बंदे ने क्या किया, रामा कॉर्पोरेशन से बेसिकली एक चेक लिया, ठीक है? वो चेक लेने के बाद उस बंदे ने अपना सारा का सारा काम आगे कर दिया। काम आगे करने के बाद जब रामा कॉर्पोरेशन को पता चला कि बॉस ये टी नाम के बंदे को हम लोगों ने कभी अथॉरिटी दिया ही नहीं था। अब मेरी बात समझना, मैं थोड़ा सा इजी करके बात करता हूँ। मान के चलो ये 5 लोगों की आपस में एक कंपनी है, मैं रामा कॉर्पोरेशन के साथ बिलोंग करता हूँ, ठीक है? रामा कॉर्पोरेशन होने के नाते मैं इनके पास जाता हूँ, एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, ये वन ऑफ द डायरेक्टर है, मैं मैडम को बोलता हूँ मैडम आप कंपनी के वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हो, तो एक काम करो, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं चेक आपके हवाले देके जाता हूँ, राइट? मैंने ये चेक मैडम के हवाले दे दिया। मैडम के हवाले चेक देने के बाद मैं यहाँ से चुपचाप से चला गया। मैडम ने क्या किया, उस चेक को किसी अलग तरीके में यूज कर लिया, किसी अलग जगह पे इस्तेमाल कर लिया, और मैं जब वन ऑफ द डायरेक्टर को यहाँ पे सू करने की कोशिश करता हूँ कि यू आर लायबल, क्योंकि आपने मेरे से चेक लिया, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए या मेरे को मेरा काम करके वापस दे दो। अब मेरे को एक बात बताओ, वो बंदा क्या करता है, चुपचाप से फटाफट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ता है, और उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर किसी एक डायरेक्टर को पावर दे दिया तो एक डायरेक्टर क्या कर सकता है, हम सबके बिहाफ पे चेक ले सकता है। लेकिन ये कब उसने पढ़ा? चेक देने के बाद। तो चेक देने के बाद अगर आपको ये नॉलेज आता है ना, तो उसके बाद आप इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हो, आपको कोई आउटसाइडर होने के नाते प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इवन दो आपके साथ यहाँ पे गलत हुआ है। क्योंकि जब आपने चेक दिया, आपको पता है क्या मैडम के पास अथॉरिटी है कि नहीं है? नहीं पता है। अच्छा, बाद में आप ये नहीं बोल सकते हो सर 399 हमने तो मान के चला था, तुमने आपस में रेजोल्यूशन पास कर दिया होगा और रेजोल्यूशन पास करके आपने मैडम को अथॉरिटी दिया है। आप अथॉरिटी दिया है नहीं दिया है ये आपका काम है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लायबल होता है। लेकिन अगर मैंने आपका एओए पढ़ाई नहीं है, तो एओए पढ़ाई नहीं है तो उसके बाद मैं आपके साथ उसका रिवॉर्ड कैसे क्लेम करने आ सकता हूँ? याद करो, काइंड्स ऑफ ऑफर के अंदर देयर इज वन जनरल काइंड ऑफ ऑफर। जनरल काइंड ऑफ ऑफर के अंदर मैं आपके साथ रेमेडी तभी ले सकता हूँ जब मेरे को ऑफर के बारे में जानकारी है। जब मेरे को ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके अंदर का जो प्राइस अमाउंट है वो मैं आपके साथ क्लेम नहीं कर सकता हूँ। सेम चीज यहाँ पे है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बोलता है कि तुम आउटसाइडर हो, हाँ तुमको हम प्रोटेक्शन देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कंपनी ने फ्रॉड किया है, हाँ लेकिन तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन है, ये चीज तुमको मालूम ही नहीं है। उसके बाद पैसे देने के बाद तुम लोग उसके कंपनी के आर्टिकल्स को पढ़ के फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस केस में बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड एनी काइंड ऑफ। ये वही बात हो गई ना, आपको याद है उसका कुत्ता गुम हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे, घूम फिर के वो कुत्ता ढूंढ के लाया, कुत्ता ढूंढ के आने के बाद उसको पता चला क्या लालमान शुक्ला गौरी का बच्चा कुत्ता, सॉरी जो भी है, ठीक है, क्या था केस का नाम क्या था, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी। सो वहां पे वो
बच्चे को या कुत्ते को ढूंढ के लाया था, यस। ढूंढ के आने के बाद उसको पता चला सर ये जनरल ऑफर यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन क्या उस जनरल ऑफर के अगेंस्ट में जो प्राइस अमाउंट है वो उसको मिला क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा क्या? नहीं। प्रोटेक्शन लेने से पहले प्रोटेक्शन मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर तुम लगाओ तुमको जो यहाँ पे करना है, जो सेक्शन लगाना है। ऐसे क्या कर रहे हो? तीसरा इज फॉर्जरी। व्हाट इज फॉर्जरी? आपने किया है 100, सबने बैठे हुए इधर किसी ने तो फॉर्जरी किया है। डोंट से वी नो। क्या फॉर्जरी मतलब नकली साइन आई का, पापा का, कभी नहीं किया है? ये चीज बोलने में थोड़ा अलग हो गया है, मैंने प्रिंसिपल का किया है। सेम, वेरी गुड। आप मेरे नाम तो कुछ नहीं है ना उसमें, आप समझना मेरी बात। फॉर्जरी का यहाँ पे मतलब क्या हुआ है, आपने चीटिंग करके कुछ काम किया है। ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, ये सच्ची में होता है कि नहीं होता है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैंने इसे सुना है ऐसा होता है। क्योंकि मैंने इंटर्नशिप करते टाइम ऐसे देखा था एक दो को करते हुए, तो शायद आपके साथ भी ऐसा होगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर, आई एम इनोसेंट ऑन दिस। जब आप ऑडिट करते हो ना, तो जब आज आपका लास्ट दिन होता है फॉर्म फाइल करने का, सीए बनने के बाद या सीए बनने से पहले जब आप इंटर्नशिप में होते हो, तो आपका जो बॉस होता है ना, वो आपको बोलता है आज लास्ट डे है, आज किसी भी हालत में इसका क्या करना है, फॉर्म फाइल करना है। और आप अपने क्लाइंट को बार बार फ़ोन कर रहे हो, सर मेरे को साइन डॉक्यूमेंट भेजो तो मैं फाइल करूँ, सर साइन डॉक्यूमेंट भेजो तो मैं फाइल करूँ। और वो जो क्लाइंट है वो तुम्हारे को कभी टाइम पे डॉक्यूमेंट भेजेगा नहीं। और जब तक क्लाइंट डॉक्यूमेंट बेचता नहीं, तुम फाइल नहीं करोगे। जब तक तुम फाइल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा बॉस तुमको घर नहीं जाने देगा, और जब तक बॉस घर नहीं जाने देगा तुम्हारी डेट बाहर रुकी हुई है। व्हाट इज टू बी डन? परेशानी। उस सिचुएशन में कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्लाइंट का कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, हाँ उसमें साइन किया है, हाँ उसको कॉपी करेंगे, यस, वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे, यस, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, यस, सरकार को फाइल करेंगे, यस। अब तो रात को 11 बजे भेज, कोई दिक्कत की बात नहीं, भेज मत भेज, मैंने तो तेरा फॉर्म फाइल कर दिया। जैसे ही फॉर्म फाइल कर दिया, मैंने मेरे बॉस को बोला सर रिटर्न फाइल हो गया, फाइल वेरी गुड थैंक यू। और उसको मेल गया होगा तो मैं उस बंदे को क्या बोलूँगा, सर बाकी सब फाइल क्या है, बस आपके साइन के लिए रुका हूँ, आप भेजो तो मैं वो भी अटैचमेंट लगा के भेज देता हूँ। इसको बोलते हैं फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब क्या होता है, जब आपको पता नहीं है कि किस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका साइन लगाया गया है और साइन लगा के वो डॉक्यूमेंट को इशू कर दिया है, उस केस में आप उसको क्या कर सकते हो, उस केस में आप उसको लीगली जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। सर एग्जांपल बताओ, जो अपन ने कल डिस्कस किया था, एक कंपनी सेक्रेटरी था, कंपनी सेक्रेटरी के पास एक शेयर होल्डर आया था, सर शेयर सर्टिफिकेट दो। उस बंदे ने बोला था इमेजिन अ सिचुएशन, देयर इज वन कंपनी, जिस कंपनी के फ्रेंड्स, जिस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरे को पता है वो दोनों के दोनों थाईलैंड गए हैं, क्यों गए हैं, कितने दिन के लिए गए, सब मेरे को पता है। फिर भी मैं जस्ट जाता हूँ कंपनी के एम्प्लॉइज का पेशेंस टेस्ट करने के लिए, कंपनी के एम्प्लॉइज का लॉयल्टी चेक करने के लिए। मैं जाता हूँ, कंपनी सेक्रेटरी सामने बैठी है, मैडम को बोलता हूँ मैडम मेरे को सर का साइन लेके दो, आज बात खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया अभी, और मेरे को मालूम है सर नहीं है। इन्होंने मेरे को बोला ठीक है सर आप बैठो, मैं साइन लेके आती हूँ। ठीक है, ये तुरंत अंदर गई, दोनों का नकली साइन लगाई, नकली साइन लगा के इन्होंने मेरे हाथ में सर्टिफिकेट दे दिया। आई शुड बी हैप्पी। अब समझना मेरी बात ध्यान पे, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्राडिक्शन दोबारा से आएगा। सेक्शन 399 क्या बोलता है कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पूरा नॉलेज है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा। एओए के अंदर क्या लिखा है कि डायरेक्टर्स की साइन होना चाहिए, लेकिन एओए के अंदर ये नहीं लिखा है कि डायरेक्टर्स की साइन अगर नकली होगी, फॉर्ज होगी, तो उस सिचुएशन में आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इवन दो अगर मेरे को पता है कि नहीं पता है, इनको पता है कि नहीं पता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्जरी हुई है तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं ले सकते। सीधी सीधी बात है। सर ये तो गलत बात है, मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं चुपचाप से आया था, तुम बोल देते थे मैडम नहीं आज कल आना, साइन करके लाना, मेरे बाप का क्या जा रहा है, ऐसे ये मेरे को बोलेगी। ये मेरे को क्या बोलेगी, सर मेरी बात ध्यान से सुनो, आप शेयर होल्डर हो, हाँ, आपको शेयर डायरेक्टर्स की साइन चाहिए, हाँ, डायरेक्टर्स है क्या अभी, नहीं, तुम नाराज हो जाओ, तुम कुछ भी करो, मैं सिर्फ एम्प्लॉय हूँ सर, मैं आपको तभी साइन लेके दे सकती हूँ जब डायरेक्टर्स होंगे, अब डायरेक्टर्स नहीं है। अच्छा, ये तो उसने मेरे को बताया, इमेजिन अ सिचुएशन, उसने बोला यार डायरेक्टर के पास जाऊंगी, माथा पच्ची करेगा, इससे अच्छा मैं ही साइन करके आगे कर दूं। सर आपने किया है कभी, रिकॉर्डिंग चालू है, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी कभी सीखने की कोशिश की है। और इंटर्नशिप में तो आप ऐसे समझ लो कि कम से कम 100-150 साइन रोज आप करोगे, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे देखा है मैंने। सो फॉर्जरी के केस में मिलता है कि प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन। चौथी बात देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेग्लिजेंस। व्हाट इज नेग्लिजेंस? हाँ, लापरवाही। कैसे लापरवाही
तरीके से लापरवाही करेंगे? आप एक मेरे को बात बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है? बाहर वाले को। तो लापरवाही किसकी है? कंपनी के अंदर के ऑफिसर की कि बाहर वाले पर्सन की? बाहर वाले की। इमेजिन करो एक बैंकिंग कंपनी है, मैं बैंक के अंदर आता हूँ, जैसे ही मैं आया, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये सब ब्लू शर्ट्स पहन के बैठे हैं, ठीक है? अगर आप कॉस्मोस बैंक में जाते हो तो कॉस्मोस बैंक का भी ब्लू कलर का यूनिफॉर्म है। समझना मेरी बात ध्यान से, एकदम समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये सब के सब लोग ना, इनमें से एक पर्सन खड़ा था कॉस्मोस बैंक के अंदर, राइट? मैं एक नॉर्मल कस्टमर बन के बैंक के अंदर जाता हूँ। पहले तो मैं एफडी सेक्शन के अंदर गया, मैडम एफडी करनी है, फॉर्म दे दो यार, मेरे को नहीं लिखना पढ़ना आता है, आप मेरे बिहाफ पे भर दो। मैडम ने क्या बोला, सर एक काम करो, हमारा लंच ब्रेक है, तुम जाओ, लंच ब्रेक के बाद आना। मैंने बोला ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर थोड़ा सा घूम फिर के एक दूसरे पर्सन के पास गया, और ये मैडम मेरे को कब से ऑब्जर्व कर रही है कि ये इधर से उधर घूम रहा है, और इसने मेरे को बात करते हुए सुना कि मेरे को 50 लाख रुपए का एफडी रखना है, बट मेरे को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है। इनको ये भी पता चला कि मेरे पास एक छोटा सा फोन है, जिस फोन के अंदर ओटीपी आ सकता है, और वो ओटीपी मेरे को बड़े आराम से दे सकते हैं। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर आई एम द बैंक एम्प्लॉय और नो। शी अंडरस्टूड कि कॉस्मोस बैंक का ब्लू यूनिफॉर्म, मेरा भी ब्लू यूनिफॉर्म, चलो मौके का फायदा उठाते हैं। शी सेड कि बाबा आपको क्या करना है, आपको एफडी करना है? मैंने बोला हाँ बेटा एफडी करना है। उन्होंने बोला आ जाओ साइड में बैठो, हम लोग मैं आपकी मदद करती हूँ। मैंने बोला भगवान तेरा भला करे। चुपचाप से मेरे को चेयर पे लेके गई। चेयर पे लेके जाने के बाद उसने बोला कितने का आपको एफडी करना है? मैंने बोला 50 लाख का करना है बेटा। उन्होंने बोला ठीक है, आप फॉर्म भरवा के लिया। अच्छा, फॉर्म भरवाते भरवाते मैडम ने क्या किया ना, फॉर्म की जगह पे उसने मेरे से कुछ दूसरा साइन ले लिया। ट्रांसफर स्लिप, पता है आपको एक चीज़ होती है, तो ट्रांसफर स्लिप पे सारा उसने डिटेल्स भर दिया। मेरे को बोला आपको एक ओटीपी आएगा, आप मेरे को ओटीपी बताना, ठीक है? मैंने बोला हाँ बेटा ठीक है, मैं आपको ओटीपी बताऊंगा। जैसे ही उसने क्या किया, स्लिप पे डिटेल्स भरने के बाद वो सब कुछ फॉर्म भर दिया, बैंक में जमा कर दिया, ओटीपी हो गया, एवरीथिंग इज डन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खत्म कर दिया। उसने बोला बाबा आप 15 मिनट बैठो, इधर से कोई ना कोई तो आएगा, आपको पावती दे के जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैडम ने मारा पलटी। बाबा के 50 लाख गए पानी में। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, क्या मैंने कुछ गलत काम किया? मेरे साथ फ्रॉड कहाँ हुआ है? बैंक के अंदर। फ्रॉड कहाँ हुआ है? सीसीटीवी कैमरा के होने के बावजूद फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड कहाँ हुआ है? क्योंकि सेम का सेम एम्प्लॉय के जैसे कॉस्मोस के बैंक का एम्प्लॉय और ये यूनिफॉर्म दोनों का दोनों सेम है। मेरी क्या गलती? मेरे को लगा कि एक ही मानुस है। अच्छा, शक भी आया कि ये लोगो मेरे को थोड़ा सा अलग दिखता है। आपने मेरे को बोल दिया कि सर वो जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है ना, उनको लोगो दिखता है, मैं यहाँ की हेड हूँ, इसके लिए मेरे पास ये लोगो है, आप बैठो, आप चिंता मत करो। मान गया मेरी आपकी बात। सो मैंने लापरवाही की। यस, तो मेरी लापरवाही का नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? आप बोलेंगे क्या बैंक को, बैंक चल मेरे को मेरा पैसा था, कुछ नहीं मिलेगा। आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते हो, इवन दो यू आर आउटसाइडर। एंड आपके कंपनी के अंदर वाले लोग ने किसी के साथ अगर आपके साथ फ्रॉड भी किया है ना, आप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन, आई एम सॉरी, बट इनके जगह पे अगर मैं होता तो मान के चलो मैं अगर कंपनी का चपरासी भी हूँ, तो चपरासी भी अगर कोई फ्रॉड करता है तो आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का एम्प्लॉय होने के बावजूद भी मेरे को आप लायबल नहीं कर सकते हो, ना ही मेरी कंपनी को आप लायबल कर सकते हो, क्योंकि आपकी लापरवाही का नतीजा आप भुगत रहे हो, हम नहीं भुगत रहे। समझ में आ रही है क्या? यस, एनी डाउट के लिए? सो मेरे को बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? किसको प्रोटेक्शन दे रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? अल्ट्रा वायरस प्रोटेक्शन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है? सो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? सो बियॉन्ड पावर्स, अगर आप कुछ काम करते हो यहाँ पे तो क्या उसको नल एंड वॉइड करके डिक्लेयर कर सकते हैं? यस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको पावर दे रहा है? कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कर रहा है? सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कोई स्पेसिफिक केस लॉ? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का केस लॉ एशबेरी वर्सेस। हाँ, और अगर मैं आपके साथ यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा केस लॉ है? फॉर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन नंबर 1, आपके नोट्स के अंदर ना जहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है उधर अपनी मदर टंग के लैंग्वेज में लिख के रखो कि यहाँ पे आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब आपको नहीं समझेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखो। एक्सेप्शन का मतलब होता है ना, यहाँ पे लिखो आउटसाइडर्स will not be protected, will not be given protection.
समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या बात किया? एनी डाउट टिल हियर? चलो लिखो, एक केस स्टडी लिखो फटाफट। केस स्टडी लिखो। आप क्वेश्चन देख के बताओ, उसके हिसाब से प्लान करो। सिंपल है हमारा। चलो लिखो नॉमिनेट, लिखो लिखो फटाफट लिखो। हाँ, AK प्राइवेट लिमिटेड, AK प्राइवेट लिमिटेड, आप रहस्य मत खोलो। हाँ, AK प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 36 करोड़। अकाउंट्स पढ़ा रहे तो बड़ा पैसा चाहिए ना यार। AK प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड रुपीज 36 करोड़ फ्रॉम BK फाइनेंस लिमिटेड। हाँ वही। AK Private Limited has borrowed 36 crore from BK Finance Limited. Full stop. However, as per MOA, of AK Private Limited, the maximum borrowing power of company is rupees 30 crore. The maximum borrowing power of AK Private Limited is rupees 30 crore. Full stop. Examine whether AK Private Limited is liable to pay this debt. AK Private Limited is liable to pay this debt? Question mark. State the remedy, if any, available to BK Finance Limited. State the remedy का मतलब होता है इसका solution क्या है? State the remedy if any available to BK Finance Limited. मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, AK 36 करोड़ पहली बात तो BK से ले सकता है कि नहीं ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि MOA में कितने का अथॉरिटी है? 30। ले कितना रहा है? 36। मेरी बात ध्यान से समझना प्लीज, इसको इग्नोर मत करना। मेरे पास अथॉरिटी कितने का है? 30 का। मैं ले कितना रहा हूँ? 36। तो अगर मैं 36 ले रहा हूँ तो क्या मेरे पावर्स के अंदर है? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अगर एप्लीकेबल होगा तो ये जो प्रोविजन है BK और AK के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। सर इसके केस में क्या आप कंपनी को लायबल कर सकते हो क्या? नहीं। आप क्या करोगे? कंपनी को तो लायबल नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से समझना। अगर वो पूरा का पूरा पैसा आपका खर्चा हो चुका है, ये चीज आपके कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है और इसको लिखना भी मत, मैं सिर्फ आपको इसको एनालिसिस करके बता के रख रहा हूँ। वर्स्ट सिचुएशन में अगर हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको पूछ लिया तो लिख के आना, ठीक है? सो अगर ये पैसा खर्चा हो चुका है तो उसके डायरेक्टर के अगेंस्ट में आप पर्सनली क्या कर सकते हो? कंप्लेंट फाइल करके पैसा वसूल कर सकते हो। सेकंड सिचुएशन में अगर आपका पैसा खर्चा नहीं हुआ है, अनयूटिलाइज्ड कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप कोर्ट के पास जाके इंजंक्शन ले सकते हो। इंजंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पैसे कंपनी के कस्टडी में अभी है उसको आप फ्रीज करके रखो, उसको एक्स्ट्रा खर्चा करने मत दो जब तक केस का फैसला यहाँ पे नहीं हो जाता है, राइट? सो BK लिमिटेड अपने पर्सपेक्टिव से क्या करेगा? इंजंक्शन से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट करके रखेगा कोर्ट को कि सर कंपनी के पास जो भी पैसा है आप मेहरबानी करके उनको एक ऑर्डर दे दो कि जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आता तब तक आप हमारे पैसे को 1 रुपया भी यूटिलाइज नहीं करोगे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो टू कॉन्सेप्ट आर इन्वॉल्व।
फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सेकंड कॉन्सेप्ट इज कि हम लोग बीके लिमिटेड क्या कर सकता है, इंजंक्शन का ऑर्डर ले सकता है कोर्ट से. लिखो क्वेश्चन नंबर 2. माइक LLC, माइक MIKE, Mike LLC. You know what is LLC? Limited liability partnership. LLC समझना, जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड होता है ना, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर LLC करके होता है. LLC का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन. ठीक है. सो अगर आप मेरे साथ बात करते हो, सो माइक LLC मतलब ये भारत की कंपनी है क्या? नहीं, आप नाम में ही फोकस करना. माइक LLC मतलब ये कौन सी कंपनी है? बाहर की कंट्री है, फॉरेन कंपनी है. मतलब मेरे को ऐसा नाम समझ के लग रहा है कि ये फॉरेन कंपनी का कोई सेक्शन होगा. देखते हैं अपन आगे क्या है. माइक LLC इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर. लो आ गया. Mike LLC incorporated in Singapore, having office in Pune. Mike LLC incorporated in Singapore, having an office in Pune, India. Full stop. Analyze whether Mike LLC would be called a foreign company. Analyze whether Mike LLC would be called a foreign company as per Companies Act 2013. सिंपल है. क्या लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर? फैक्ट्स ऑफ द केस, Mike LLC incorporated in Singapore, having place of business in Pune. प्रोविजंस के अंदर क्या लिखोगे? फॉरेन कंपनी का पूरा डेफिनेशन. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? इफ हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दैट कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी. सिंपल. कोई डोकेला त्रास? लिखो एक और क्वेश्चन. हाँ, सॉरी मैम. अब किसको बीच में लाएंगे? AK हो गया. अब VP को लाते बीच में. चलो लिखो. कौन? RK. कौन है RK? अच्छा, लिखो. ब्राइट बिल्ड लिमिटेड. ब्राइट BRIGHT बिल्ड लिमिटेड. ब्राइट बिल्ड BUILD. Bright Build Limited had a clause in its articles, stating that any loan above 10 crores, sorry 10 lakh लिखो, गरीब कंपनी. Any loan above 10 lakhs must be approved by board. And signed by managing director, comma, company secretary and one independent director. Full stop. Mr. Vaibhav, a finance consultant. Mr. Vaibhav, a finance consultant. ये काल्पनिक क्वेश्चन है, कृपया करके इसको रियलिटी से मत लेना. Entered into a loan agreement with company for rupees 20 lakhs.
full stop. The agreement was signed by managing director and company secretary. The agreement was signed by managing director and company secretary. Full stop. Later, when the company refused to pay, later when the company refused to pay the loan, Mr. Vaibhav filed a case. Mr. Vaibhav filed a case claiming repayment. Mr. Vaibhav filed a case claiming repayment. नहीं लिख रहा है? पक्का? दिखाना मेरे को हो जाने के बाद. Filed a case claiming repayment. Full stop. The company argued that the loan was invalid. The company argued that the loan was invalid as it was not executed as per AOA. As it was not executed as per AOA. क्या लग सकते हो? क्या करोगे यहाँ पे? हाँ, वैभव पैसा मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? कौन सा डॉक्ट्रिन लगा रहे हो? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर इट इज प्रिज्यूम्ड कि आपको एमओए और एओए का पूरा नॉलेज है. तो एमओए और एओए का पूरा नॉलेज होने के बाद भी आपने अगर ज्यादा पैसा दिया है तो इसमें गलती किसकी है? मिस्टर वैभव की है. तो यहाँ पे मिस्टर वैभव क्या करेंगे? बेसिकली कंपनी के ऊपर तो केस नहीं कर सकते, राइट? लिखो तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. क्या हो गया? 3 हो गया. अपने पास और 3 मिनट है, एक क्वेश्चन हो जाएगा. चलो ठीक है. धन्यवाद. ग्रुप